आजादी की लड़ाई से झारखंड के आंदोलन तक तिरंगा प्रतिरोध का प्रतीक बना है। साहित्य, सिनेमा, समाज में इसकी मौजूदगी आजादी के बाद से सनातन है। अब 9 अगस्त से 12 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक देश को तिरंगामय बनाने के प्रयास होते हैं। फिर 15 अगस्त को तो तिरंगा फहराया ही जाता है। सरकारी आयोजन में भी तिरंगा है और सरकारी विरोध में भी तिरंगा है। मतलब तिरंगा ना तो पक्ष है ना विपक्ष है। तो इन 3 रंगों का हमारे आपके लिए आखिर क्या संदेश और क्या मतलब, इसकी हिस्ट्री क्या है? किसी राष्ट्र के मूल्य, आकांक्षा और इतिहास का विजुअल नैरेटिव है झंडा। मनोविज्ञान में बहुत विचित्र बात है वो ये कि जटिल भावनाओं और दिमागी आइडिया को आसानी से समझाने में अगर इंसान सबसे ज्यादा किसी एक चीज पर भरोसा करता है तो वो है अमूर्त आकार। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। झंडा एक ऐसी ही सच्चाई है। सामूहिक पहचान, भावना या संवेदना को प्रस्तुत करने में भी झंडे जैसे प्रतीक प्रभावी माने जाते हैं। इतिहास गवाह है, व्यक्ति, कुल, कबीला, राज्य या राष्ट्र के गौरव का सामूहिक प्रतिनिधित्व झंडा करता है, एक निशान करता है। झंडे के महत्व को समझने के लिए आपको एक ऐसी जमीन पर ले चलता हूं जहां दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य आदि इत्यादि एक जगह इकट्ठे होते हैं। इसे समझने के लिए खास प्रणाली है जिसे संकेत विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में सीमियोटिक्स। ये सीमियोटिक्स क्या सिखाता है? इसे समझने के लिए 3 चीज लीजिए, कोई चित्र, उसे बुलाने के लिए बनाए गए नाम और उसके गुण। बिजली कौंधी होगी दिमाग में, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिजलियों से भरी पड़ी है। माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, दुश्मन, प्यार, नफरत, जेंजी, ये सब नाम हैं, शब्द से बने हैं, लेकिन इन सब का एक अर्थ है। जैसे ही हम नाम लेते हैं वैसे ही वो अर्थ हमारे दिमाग को घेर लेता है। शब्द का पूरा इकोसिस्टम है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ फिर उसी के मुताबिक चलने लगता है। ट्रेनिंग है तगड़ी, जरा सी चूक का मतलब भारी गड़बड़। विश्व के महान दार्शनिक फर्नांडो दे सौसुआर, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बहुत मन लगाकर समझाया। उनके हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया सिग्निफायर यानी कि संकेतक, और सिग्निफाइड यानी कि संकेतित, और सिग्निफिकेशन यानी कि अर्थ निर्माण से बनी है, और इनके बीच के रिश्ते समाज और संस्कृति के द्वारा तय किए जाते हैं। तो किसी राष्ट्र के इतिहास में झंडे का भी यही महत्व है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिली डर्कहाइम की एक थ्योरी है कलेक्टिव एफर्वेसेंस की, यानी इंसानों को एकता के एहसास के लिए सामूहिक प्रतीक और चिन्ह की जरूरत होती है। राजनीति शास्त्र में एक शब्द इस्तेमाल होता है इमेजिन्ड कम्युनिटी, जिसके जनक हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। इसका अर्थ उनकी थ्योरी में एक ऐसा समाज या समूह जो एक दूसरे से अनजाने पर एक साथ है। इतना बड़ा देश, इतने लोग, इतनी भाषा, संस्कृतियां एक दूसरे से परिचित नहीं पर आपस में जुड़े हैं और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं प्रतीक। विविधता में एकता, एकता में विविधता, भावनाओं का ऐसा जोड़ जो तोड़े से नहीं टूटता। दुनिया की सबसे चमत्कारी और ताकतवर गोंद है। सभ्यता और समाज की शुरुआत से आज तक झंडा संप्रभुता की पहचान है। देश, सेना, संगठन सबको एक इंस्टेंट आइडेंटिटी देता है। अदृश्य लोगों की भावना, इतिहास, भूगोल, संस्कृति का ये एक माइक्रोचिप है। युद्ध के मैदान में सेनाओं की पहचान से इसकी शुरुआत हुई थी ताकि हम दुश्मन को मारें, दोस्त को नहीं। वक्त गुजरा तो शांतिकाल में भी वही ध्वज गौरव का प्रतीक बना। जैसे जैसे समय बदला, दुनिया करीब आई, पहचान का महत्व बढ़ा, झंडा महत्वपूर्ण हो गया। 2 विश्व युद्ध के बीच अपनी आज़ादी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले भारत ने भी झंडे में ही अपनी पहचान खोजी। 1906 भारत का पहला गैर सरकारी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जगह थी कोलकाता का पारसी बागान स्क्वायर। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी, ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल। हरी पट्टी में 8 अधखिले कमल थे और बीच में वंदे मातरम लिखा था। लाल पट्टी में सूरज और चांद सितारे बने थे। यहां से झंडे की यात्रा शुरू हुई। फिर 1907 में पहले पेरिस और फिर जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में ये यात्रा नजर आई। बीकाजी कामा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ झंडा फहराती हैं। 3 क्षैतिज पट्टियां, सबसे ऊपर की पट्टी में 8 अधखिले कमल की जगह सप्तऋषि का प्रतीक 7 तारे। 10 साल बाद 1917 में जब होम रूल आंदोलन शुरू हुआ तो एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इसे फहराया। फर्क यह था कि इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। हॉरिजॉन्टल सप्तऋषि वाले 7 तारे थे, लेकिन उनके ऊपर बाएं कोने में ब्रिटेन का यूनियन जैक और एक तरफ आधा चांद और तारा बना था। देखिए ये झंडा कैसे अपनी जन आकांक्षाओं, अपने वक्त और अपने वक्त की राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। फिर 1921 में पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिजाइन तैयार किया। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जिसे हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक बताया गया। विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में महात्मा गांधी को यह दिखाया गया तो उन्होंने कहा बीच में सफेद पट्टी लगाओ, उसमें चरखा बनाओ। सफेद इसलिए ताकि अन्य समुदायों और शांति को प्रतिनिधित्व मिले, चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। 10 साल बाद 1931 आते आते राष्ट्र की पहचान और उसका ध्वज काफी क्लियर हो चुके थे। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था।
तिरंगा फहराया गया, रंगों को धार्मिक पहचान से मुक्त किया गया। भगवा शौर्य का प्रतीक बना, चरखे के साथ सफेद सत्य, शांति और प्रगति का प्रतीक बना, और हरा विश्वास और समृद्धि का। इसके ठीक 16 साल बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया। फर्क यह था कि चरखा हट गया, उसकी जगह धर्म चक्र को दी गई, जिसका रंग नीला है, 24 तीलियां हैं। इसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। चक्र को निरंतरता और गतिशीलता का प्रतीक बनाया गया। 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक मानी जाती हैं। चरखे की जगह अशोक चक्र लगाने से गांधी जी दुखी बताए गए। उनका मानना था कि चरखा स्वावलंबन और श्रम का प्रतीक है। तब नेहरू ने समझाया कि चरखे की वजह से झंडा दोनों तरफ से एक जैसा नहीं दिखता, जबकि अशोक चक्र से एक समान रहता है। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा कि तिरंगे में 3 रंगों का किसी धर्म और संप्रदाय से भी कोई रिश्ता नहीं, ये पंथ निरपेक्ष है। बिना विवाद के संविधान सभा में इसे स्वीकार किया गया। आजादी के बाद तिरंगे को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद फिर सामने आया वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए इसकी मान्यता। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि संघ तिरंगे को मान्यता नहीं देता। वर्ष 2002 से पहले संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता था। संघ इससे इनकार करता है। उसका कहना है कि 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई तब संस्था ने जो ध्वज अपनाया उसका रंग भगवा था, जिसे वो सनातन का प्रतीक मानते हैं, जिसमें सभ्यता, संस्कृति, त्याग, शौर्य और सभ्यता का प्रवाह सम्मिलित है। दावा कि 1947 में संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कुछ संपादकीय लेख छपे जिसमें राष्ट्रध्वज के लिए तिरंगे की जगह भगवा की वकालत की गई। संघ की ओर से अघोषित रूप में दावा किया गया कि तिरंगा के 3 रंग सांप्रदायिक संतुलन का प्रयास है, धार्मिक तुष्टीकरण जिसका विरोध आरएसएस हमेशा से करता रहा। वो सदा विराट हिंदू पहचान का पक्षधर रहा है। यहाँ पर एक साहित्य का जिक्र करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें संघ में गुरु जी के नाम से जाना जाता है, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। इसमें वो लिखते हैं, प्राचीन राष्ट्र का एक ही ध्वज हो सकता है और वो है भगवा ध्वज। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट है। मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत एक नहीं कई जगह और कई बार ये कहते सुने गए कि तिरंगे से विरोध नहीं है, बल्कि इसकी आन बान शान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वालों की लिस्ट में संघ सबसे आगे है। जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्रपंक्ति में रहा है और रहते रहेगा। 15 अगस्त 1992 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था रोजा। मणिरत्नम ने बनाई थी, भाषा तमिल थी। 1993 में हिंदी में भी आई। फिल्म में एक दृश्य है जिसमें हीरो कश्मीर में है, आतंकवादी उसे अगवा करते हैं, उसके सामने तिरंगा जलाने की कोशिश करते हैं। जान की परवाह किए बिना हीरो तिरंगे पर लेटकर लुढ़कता है, आग बुझाता है तिरंगे को बचाने के लिए। बैकग्राउंड में गाना चलता है, उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई, मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलते रहें हम प्यार से यारा, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। गाना पीके मिश्र का लिखा है, संगीत AR रहमान का है।